एरिया जो है वो क्या है बेसिकली कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वो पॉजिटिव एरिया होता है और एक्स एक्सिस के नीचे का एरिया जो है वो हमारा नेगेटिव होता है। तो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व में क्या है आपके पास कि लेट एफ एक्स बी अ continuous function on the interval a to b, then area bounded by y is equal to fx, x axis x is equal to a and x is equal to b is a to b fx dx for all fx is greater than equal to 0। इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया इस केस में तो सेम हो गया। इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि हमने ये दो एक्सिस बनाए और एक ऐसा कर्व है जो हमेशा पॉजिटिव है या इक्वल टू 0 है, तो ऐसा एक कर्व बना लेते हैं। ये कर्व ऐसी कोई कहानी है, ऐसा कुछ जा रहा है। दो ऑर्डिनेट्स है हमारे पास, वो है x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। तो ये हमने बना ली दो लाइन, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। तो ये आपके पास ये दो लाइन्स है, ये a हो गया x इज इक्वल टू a और ये लाइन है x इज इक्वल टू b। आपको जरूर पढ़ना चाहिए कर्व दिस टू लाइन्स एंड x एक्सिस, इसके बिटवीन जो एरिया आएगा वो एरिया ये आएगा, ये शेडेड पोर्शन में ऐसा होगा, आप इसको शेड करोगे और इसी एरिया की बात कर रहे हैं कि ये जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, दैट एरिया इज इक्वल टू a टू b fx dx बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव है, अगर ये नेगेटिव होता तो अलग कहानी होती, ठीक है। ये नेगेटिव हो तो अलग कहानी है, पॉजिटिव हो तो अलग कहानी है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के थ्रू जो एरिया निकालते हैं दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेचर। उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेचर। ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं क्वाड्रेचर। हम डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करके हम इसको, तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है इसमें, कोई थ्योरेटिकल मीनिंग नहीं है। इसमें तीन चार चीजों की रिक्वायरमेंट है। पहली चीज आपको कर्व ट्रेसिंग आनी चाहिए, दूसरी चीज आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन आना चाहिए, बस इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं होता है। फिर भी हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि हमने लिया कि जब कर्व जो है एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो क्या सिचुएशन होगी, एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो क्या सिचुएशन होगी, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो क्या सिचुएशन होगी, एक्स एक्सिस के लॉन्ग लेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई एक्सिस के लॉन्ग लेंगे तो क्या आएगा। छोटे छोटे पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहला काम आया आपके पास क्या कि determine the area, determine the area in different cases। डिफरेंट केसेस में कैसे कैसे एरिया जो है वो फाइंड आउट करेंगे, और उसके लिए सबसे पहला केस हमने लिया, द फर्स्ट वन इज एरिया when curve lies above the x-axis, एक्स एक्सिस के अबव लाई करेगा। तो ये पीछे वाली सिचुएशन होगी, एक्स एक्सिस के अबव लाई करेगा तो ऐसे हम निकाल लेंगे।
जैसे 2-3 केसेस हम देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो ऐसी कहानी हो सकती है जैसे हमने पीछे देखी है, कोई कर्व हवा में होगा ऐसे, ए टू बी हमें निकालना होगा, ये x इजिकल टू ए, ये b, ये y इजिकल टू एफ एक्स, हमें ये एरिया निकालना होगा, तो ए टू बी हम इंटीग्रेट कर लेंगे। ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि कर्व जो है ऐसे आके ऐसे ए टू बी टच कर जाए, उस केस में भी आपको एरिया निकालना है तो वही करना होगा, y इजिकल टू एफ एक्स को ए टू बी इंटीग्रेट करना होगा। ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि कर्व ऐसे ऊपर है और यहाँ आया, उसने टच किया, फिर ऊपर चला गया और ये एरिया निकालना है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये टच भी कर रहा है तो आप कोई ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। अब ए टू बी इसको इंटीग्रेट कर लो, ये एरिया आपके पास निकल जाएगा, इसमें कहीं सोचने की जरूरत नहीं। तो एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें, तो ठीक ठाक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में 2-3 चीजें मार्क करनी होंगी। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ क्या है कि फाइंड एरिया बाउंडेड बाय curve y is equal to 1 minus x square with x axis। जब भी एरिया का क्वेश्चन आया तो सबसे पहले क्या है, आपको कर्व ड्रॉ करना होगा। कर्व आप पहले ड्रॉ करोगे, डिसाइड करोगे कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, नीचे है, आपको दिख रहा है ये किसकी इक्वेशन है, पैराबोला की इक्वेशन है। कैसी पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है। डाउनवर्ड पैराबोला है तो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करने वाला है, -1 और +1 पे। इसका मतलब उसका वर्टेक्स कहाँ पे लाई करेगा, वर्टेक्स लाई करेगा वाई एक्सिस पे। ये सारी चीजें तो आपने कर रखी हैं पहले भी। तो अगर इस कर्व को हम रफ स्केच बनाए तो ऐसा बनेगा कुछ, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ऐसे चलेगा। ये पॉइंट है हमारा -1, ये पॉइंट है हमारे 1। उसने क्या बोला, इस कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, वो एरिया बाउंडेड होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला एरिया हमें निकालना है। अब देखिए 2 बातें, हमें अगर ये एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू -1 to 1। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, फंक्शन ऑफ एक्स, क्योंकि ये एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है 1 - x² dx। देखिए ये वाला फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। आपको यहाँ कर्व स्केचिंग से भी दिख रहा है कि एक्स एक्सिस के इधर का एरिया जितना होगा वाई एक्सिस के वही लेफ्ट हैंड साइड होगा। और इवन फंक्शन वाली भी आप थ्योरी लगाए तो आप यहाँ से निकाल सकते हो, दिस इज ट्वाइस ऑफ 0 to 1 1 - x² dx। इंटीग्रेशन बहुत आसान है। इसमें जो है अगर स्कूल एग्जाम की बात करें तो सिर्फ 2 इंटीग्रेशन अगर आपको आती है, x raised to the power n और 1/√, सॉरी √a² - x², तो उसी से आपका काम हो जाएगा। सिर्फ 2 इंटीग्रेशन चाहिए जो आपके स्कूल एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव के लिए तो बहुत सारे फंडामेंटल होगा। तो चलिए यहाँ पे आपके पास 2 है, ये आपने पुट कर दिया, ये 1 - 1/3 हो गया। करेंगे तो 0 - 0 ही आएगा, ये आपका 2/3, दैट मीन्स 4/3 इज द एरिया ऑफ दिस कर्व बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस एंड द कर्व। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम किस पे, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये जेई में 1984 में आया हुआ है। मैं लिखता हूँ क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय the x-axis part of the curve y is equal to 1 + 8/x² and the ordinates x is equal to 2,
and x is equal to 4. If the ordinate at x is equal to a divides the area into two equal parts, then find a. Then find a. ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। देखिए इस क्वेश्चन में करना क्या है, सबसे पहले तो आपको एरिया निकालना है। एरिया निकालने के बाद ये वाली सिचुएशन, तो हमें कौन से कर्व को प्लॉट करना है? हमें प्लॉट करना है इस वाले कर्व को। कैसे प्लॉट करेंगे? कुछ बेसिक आइडिया है इस कर्व के बारे में? बिल्कुल है, कुछ बेसिक आइडिया है इस कर्व के बारे में कि देखिए ये कर्व एक याद होगा आपको, एक कर्व पढ़ाया था y इज इक्वल टू 1/x²। कैसा कर्व होता था? इवन फंक्शन, एक्स एक्सिस के इधर जितना होगा उतना ही ऐसा होगा। यही था कर्व। एसिम्प्टोट कौन कौन से थे? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इससे जरा ध्यान करें, 8 टाइम्स हो गया, 8 टाइम्स हो गया तो रेट ऑफ चेंज थोड़ा फास्ट हो जाएगा। और 1 यूनिट आपने क्या किया, उसको ऊपर शिफ्ट कर दिया। तो अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये ग्राफ आप बोलो सर ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा बना लो, मोर और लेस दिखने में ऐसे ही दिखेगा। देखिए 1 यूनिट वाला लाइन खींच लो आप, ये लगा लो, ये 1 यूनिट है, ये y इक्वल टू 1 है। इसी के आसपास ये ग्राफ बनेगा और ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा आपका, जैसा इधर से ऐसा चला जाएगा और इधर से कुछ ऐसा आ जाएगा। ये बनना है, दिक्कत नहीं? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। एसिम्प्टोट आपको दिख रहे होंगे, x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, और इस वाली इक्वेशन को आप ऐसे लिखोगे, इस वाली इक्वेशन को आप ऐसे लिखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो? दिस इज y माइनस 1 इज इक्वल टू 8/x²। तो आपको दिख रहा है y 1 नहीं हो सकता, x 0 नहीं हो सकता, वही आपके पास है। अब उसने बोला x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 यहाँ कहीं मान लेते हैं, x इज इक्वल टू 4 यहाँ कहीं मान लेते हैं। इसी के बिटवीन आपको ये एरिया निकालना है। ये x एक्सिस के ऊपर है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया आपके लिए। ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 4 है। ये जो एरिया निकालना है तो एरिया क्या हो जाएगा? तो एरिया इज 2 to 4 और फंक्शन ऑफ y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो यही वाला फंक्शन हम ले लेंगे 8/x² dx। एरिया हम निकाल सकते हैं, जो भी आएगा ये आ गया x और ये क्या आ जाएगा -2 x माइनस 1 तो 8/x। यहाँ लिमिट पुट कर देंगे, 2 to 4 निकालेंगे। अब उसने बोला कि एक यहाँ पे कोई ऑर्डिनेट है a, तो बोले कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया जो है वो इक्वल है, तो आप बोलो निकाल लेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? लिख लेंगे 2 to a 1 plus 8/x² dx is equal to a to 4 1 plus 8/x² dx। और इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, आप निकाल सकते हो। किसी कोई प्रॉब्लम हो तो मैं पूरा सॉल्व कर दूं, बताओ। ठीक है, ये हाँ या ना? शांतनु, शांतनु ओके दिखा था, शांतनु, शांतनु, हाँ। बस नंबर और वो मेरे को सेंड करो, कौन से बस से आते थे आप, वो मेरे को बस नंबर सेंड कर देना। ओके सर। ठीक, चलिए बाकी किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लीजिए इसी कॉन्सेप्ट पे, एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पे। ये 1982 में आया हुआ है। मैं चाहूंगा पहले आप लोग ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करें। द एरिया बाउंडेड बाय the curve
y is equal to fx, the x-axis, and the ordinates x is equal to 1 and x is equal to beta is beta minus 1 into sine 3 beta plus 4. देन फाइंड fx. ऑब्जेक्टिव था लेकिन मैं सब्जेक्टिव बना देता हूँ. देन फाइंड fx. fx कैसे निकालेंगे वो बताइए. किसी को कोई चीज स्ट्राइक कर रही है? कैसे चलना है? कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? सर इसको क्या कहते हैं, एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन लिख के 1 to बीटा लिख लेंगे, फिर कंपेयर करने की कोशिश करेंगे. देखते हैं. मोहित ने एक रास्ता दिखाया. उसने बोला कि y इक्वल टू fx होगा. उसने नहीं दे रखा है कि भाई x एक्सिस के ऊपर है या नीचे है. तो बाय डिफॉल्ट सिचुएशन में आप ऊपर ही लेके चलो, क्योंकि अगर उसने मेंशन नहीं किया है तो वो कम से कम जो है वो हमारा मामला नहीं है. हम यही मान के चलेंगे कि भाई यही होगा एरिया. जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होगी वही एरिया होगा. तो मैं इसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश करता हूँ. जैसा मोहित ने बताया कि 1 to बीटा, आप यहाँ पे फंक्शन ऑफ x लोगे fx dx. आप इसको इक्वल लिख लो, दैट इज बीटा माइनस 1 इंटू साइन. क्वेश्चन ये कह रहा है साइन 3 बीटा प्लस 4. अब आपको क्या निकालना है? fx निकालना है. अब देखिए न्यूटन लेबनिज फॉर्मूले का कमाल. ये बीटा का फंक्शन होगा. बीटा के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट किया तो बीटा का डेरिवेटिव 1. यहाँ पे क्या आ गया? एफ ऑफ बीटा. और इधर क्या आएगा? तो बीटा माइनस 1 डेरिवेटिव ऑफ साइन 3 बीटा प्लस 4 को क्या लिखेंगे? कॉस 3 बीटा प्लस 4 इंटू 3 पहले लिख देते हैं, प्लस बीटा माइनस 1 का डेरिवेटिव 1. यहाँ पे आपके पास आ गया ये साइन 3 बीटा प्लस 4 मिल गया आपको. आपसे पूछा जाए fx क्या है तो यही है. fx इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 cos 3x प्लस 4 एंड प्लस साइन 3x प्लस 4. कोई प्रॉब्लम किसी को भी? ठीक है. तो न्यूटन लेबनिज लग गया इसी एरिया के अंदर. और ये क्वेश्चन जो है वो आपका हो गया. एक क्वेश्चन है जो बहुत बारी हमने डिस्कस किया हुआ है और बहुत टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं. फिर भी मैं बोलता हूँ 1981 में आया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1. याद होगा आपको? ये तो बिना डेफिनेट इंटीग्रेशन के हमने कर लिया था. डेफिनेट अगर ना यूज करें तो कैसे यूज करेंगे? वैसे इसका ग्राफ याद होगा आपको. ऐसे आता था, फिर आपके पास ऐसे आता था, फिर ये इधर आएगा और फिर ये इधर आएगा. ठीक. ये 4 लाइंस जो है ये उनका पार्ट है. इसका मतलब अगर मैं लाइंस की इक्वेशन लिखूं तो ये वाली लाइन क्या है हमारे पास? ये वाली लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1.
ये वाली लाइन क्या है हमारे पास, -x + y दैट इज इक्वल टू 1। ये वाली लाइन क्या है हमारे पास, -x - y दैट इज इक्वल टू 1। और ये वाली लाइन क्या है, x - y दैट इज इक्वल टू 1। अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करें तो आप बोलोगे सर ये ऊपर का एरिया जो है और ये सिमेट्री है, ये एरिया जितना होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, इतना ही ये होगा। अगर इंटीग्रेशन के थ्रू फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो आप क्या लिख दोगे, ये 0 to 1 है, ये कहाँ कट कर रहा है 1 पे, ये कहाँ कट कर -1, ये क्या है +1, ये क्या है -1। तो आप क्या बोलोगे 0 to 1 फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x क्या होगा, तो यहाँ से आप निकालोगे y इज इक्वल टू क्या आएगा 1 - x। आपने लिखा 1 - x dx और इसको 4 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ये एरिया हो जाएगा इसका। और ये एरिया होता क्या था, तो आपने ऐसे भी निकाला हुआ है। आप बोलो ये 1 इस ट्रायंगल का एरिया कितना आ गया, हाफ, और हाफ 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 हाफ, तो ये एरिया कितना होता है, दैट इज 2। करेक्ट नहीं। अगर शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे पूछा जाए तो भाई ये एरिया कितना होगा, mod of x - 1 + mod of y - 3 दैट इज इक्वल टू 1। इसका भी एरिया आप निकालोगे तो वही आएगा, दैट इज इक्वल टू 2। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन अगर करते तो, क्योंकि उसको उठा के कहीं भी ले जाओगे एरिया तो सेम रहेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आगे चले हम फिर, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड वन, एरिया व्हेन कर्व lies below x axis। अगर x axis के नीचे है, तो x axis के नीचे है तो क्या क्या कंडीशंस होंगे, x axis के नीचे है तो कुछ ऐसी कंडीशन होंगी, ये बता लेते हैं 2-3। x axis के नीचे है तो कैसी कंडीशन होगी, x axis के नीचे है तो कैसी कंडीशन होगी, ये 2-3 हमने बना लिया ऐसे। एक हमारा ऐसा हो सकता है कि कर्व जो है वो ऐसा हो कुछ, और x = a और x = b के बिटवीन ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है। ऐसा हो सकता है जैसे हमने वहां पे किया, ये a to b, ये एरिया निकालना है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ टच करे, ये ऐसे कर्व हो और फिर यहाँ आके ये टच कर जाए, ऐसी भी कहानी है। ये a हो ये b हो, उस केस में भी एरिया निकालना है। हर केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे आपको दिख रहा है, तो इस केस में आप जब भी एरिया निकालो तो एरिया इज इक्वल टू, आपको पता है अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालेंगे तो इन सब की वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसलिए आप माइनस साइन लगा दोगे और यहाँ लिख दोगे a to b fx dx। यहाँ से एक चीज सीखी, एक्स एक्सिस के नीचे का अगर एरिया होगा तो नेगेटिव साइन के साथ उसको आप पॉजिटिव बना के फिर उसका एरिया निकालोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लें इसके ऊपर, और ये क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया bounded by y is equal to x log x and x axis। ये बड़ा बेहतरीन कर्व था। जब हमने कर्व ट्रेसिंग की थी तो हमने ये सीखा था कि x log x का ग्राफ कैसे होता है, और फिर आपको बोला था कि इस ग्राफ को आप याद रखोगे, क्योंकि बार बार आप इतना लंबा सिमेट्री एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इतनी बातें क्यों याद रखोगे, क्योंकि ये वैसे क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आते हैं, थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन इसमें हो सकती है। चलिए फिर भी थोड़ी बहुत बातें याद कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि इसके डोमेन में नहीं है, तो इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में होगा। एक्स की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, इसका मतलब 0 पे ये जो होगा वो हॉलो सर्कल होगा, तो यहाँ पे 0 पे हॉलो सर्कल लगा दिया। x की वैल्यू जब 0 और 1 के बिटवीन होगी तो log x जो है वो क्या आएगा आपके पास, ये तो नेगेटिव वैल्यू देता है, और x जो है वो आपके पास क्या देगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा। इसका मतलब कर्व जो है वो हमारे पास क्या होगा,
एक्स एक्सिस के नीचे होगा, एक्स एक्सिस के नीचे होगा, तो वो आप निकालोगे और फिर आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक कुछ डिक्रीज कर रहा है और फिर उसके बाद ये कर्व ऊपर चला जाता है। ये कट जीरो पे कहाँ करेगा एक्स एक्सिस को, तो एक्स जीरो होगा तो ये जीरो हो जाएगी, फिर लिमिटिंग वैल्यू जीरो होगी। लॉग जीरो तो डिफाइन नहीं है, लेकिन लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो पॉजिटिव अप्रोचिंग टू जीरो है, इसलिए हॉलो सर्कल लगा के ऐसे लिखा हमने। और दूसरा लॉग एक्स की वैल्यू 1 हो जाए तो लॉग 1 जीरो होता है, इसका मतलब ये 1 हो गया। हमें कौन सा एरिया निकालना है कि आप बोलोगे ये एरिया तो बाउंडेड है ही नहीं, एक जरा सा होल है, वो इतना छोटा सा होल है कि हम थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर कर दे रहे हैं, बहुत माइन्यूट सा है, क्योंकि इसके जस्ट बाद उसके राइट हैंड नेबरहुड पे इसकी वैल्यू जीरो हो जा रही है, इसलिए हम इसको मान के चल रहे हैं। लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, नीचे है, तो इसलिए ये एरिया निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू -0 to 1 फंक्शन ऑफ x, दैट मींस x log x dx। अब बोलो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो बाय पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन और ये हमारा क्या होगा सेकंड फंक्शन, ये माइनस log x derivative of this is x square by 2 minus 1 upon x, ये हमारा 0 to 1, यहाँ पे फिर लगा लो 0 to 1 एंड ये आपके पास x square by 2 dx। फाइनली ये क्या आ रहा है, जब यहाँ पे वैल्यू आप पुट करोगे तो log 1 0, 0 is 0, तो ये तो पार्ट 0 ही हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, ये 1/2 बाहर आ गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, फिर से x का इंटीग्रेशन दैट इज x square by 2, और ये लिमिट 0 to 1 होगी, आप पुट करोगे ये आ गया फाइनली +1/4 बाहर आ गया, x स्क्वायर में पुट करोगे x स्क्वायर 0 to 1, 0 to 1 मतलब फाइनली 1/4 इज द एरिया ऑफ दिस। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को भी तो बताओ, ठीक है। तो x एक्सिस के नीचे वाला हमने देख लिया। अब थर्ड पार्ट हम करते हैं कि व्हेन एरिया इज लाइज अबव एंड बिलो द x एक्सिस। थर्ड हमने किया, थर्ड पार्ट एरिया व्हेन कर्व lies above and below x axis, x axis के ऊपर भी हो, x axis के नीचे भी हो। अब क्या केसेस बन सकते हैं, तो 2-3 केसेस हम बना लेते हैं ऐसे। एक केस हमारे दिमाग में आता है कि कुछ ऐसा हो जाए, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक ये बना लिया, एक इधर बना लेते हैं और एक इधर सोच लेते हैं, ऐसा कुछ। एक तो हमने लिया कि कर्व ऐसा हो, यहाँ से ऐसे चलो, यहाँ पे बता दो, ये वाला पार्ट जो है वो आपको जहाँ से आप परपेंडिकुलर या ये जो लाइन है वो A है, यहाँ से इसको इंक्रीज किया, यहाँ से जो आपने किया ये हमारे पास B है, और ये पूरा एरिया हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये देखना होगा कि ये कहाँ कट कर रहा है, C पे। एक केस हमने ये ले लिया, एक केस हमने ये लिया कि ऐसा कुछ हो, इधर से जाए और फिर इधर चला जाए, कि A है, ये B है, ये पॉइंट C है, ये एरिया हमें निकालना है। तीसरा केस हमने ले लिया कि भाई ऐसा कुछ हो जाए, यहाँ से ऐसे जाए, ऐसे पास कर जाए, फिर ऊपर जाए, फिर नीचे जाए, फिर ऐसे पास कर जाए, फिर B तक चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये C। अगर ये कर्व हर केस में y = fx है, तो एरिया जब निकालना होगा तो आप क्या लिखोगे, देखिए एरिया इज इक्वल टू A to C, ये x एक्सिस के ऊपर है, दोनों कॉन्सेप्ट को एक तरीके से हमने मिक्स कर दिया, और C to B नीचे है तो नेगेटिव कर देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे -C to B fx dx, और फिर ये एरिया निकालेंगे। इसलिए कर्व स्केचिंग जो है वो एरिया में सबसे जरूरी चीज है। जब तक आप कर्व स्केच नहीं करोगे आपको पता ही नहीं चलना है कि एरिया जो है वो x एक्सिस के ऊपर है या x एक्सिस के नीचे। तो इन तीनों ही केस में ऐसा होगा, इसलिए सबसे जरूरी चीज अगर कोई चीज है
तो वो है आपके पास क्या बोलते हैं, कर्व स्केचिंग। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। एक क्वेश्चन है कि एरिया enclosed between y is equal to sin x and x axis as x varies from 0 to 3 pi by 2। भाई आप बोलोगे सबसे पहले आप ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ ड्रॉ करो, किसका ग्राफ ड्रॉ करोगे? साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करोगे। साइन एक्स का ग्राफ आपने ड्रॉ किया। साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो साइन एक्स का ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता है, और ये कहाँ से कहाँ तक हमें ड्रॉ करने का है? ये हमें ड्रॉ करना है 0 से 3 पाई बाई 2 तक। 3 पाई बाई 2 ये हमारा क्या है? पाई है। ये हमारा क्या है? 0। जैसे आपने ग्राफ बनाया तो सी की भी वैल्यू मिल गई। ये एरिया आपको निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे? एरिया इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन एक्स एंड माइनस 0 टू पाई टू 3 पाई बाई 2। ये एक्स एक्सिस के नीचे इसने नेगेटिव साइन लगा दिया, साइन एक्स डी एक्स। आप बोलो सर ये सब करने की जरूरत ही नहीं, आप सीधा सीधा निकाल लेते। इसका एरिया जो होता है वो क्या होता है? ये तो आपको पता ही है कि एक लूप का एरिया कितना होता है? 0 से पाई कितना होता है भाई? 2। आप सीधा बोल सकते थे सर ये करने की जरूरत नहीं, तो इसलिए तो बोला ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा जाए कि इसका एरिया कितना होगा, तो आप सीधा लिख के आ जाएगा कितना? 3। इसका 2 और इसका 1। 2 प्लस 1 3, सीधा लिख के आ जाओगे। क्या ये इंटीग्रेट वगैरह करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन सारे केसेस में पॉसिबल नहीं है। शॉर्टकट तो छोटे छोटे चीजों के लिए होती है ना। भाई जादू जो है वो थोड़े दिन का होता है, जादू परमानेंट होता नहीं, इसलिए हर जगह पे ये यूज नहीं हो सकता। जरा ये ट्राई कीजिए, क्वेश्चन में दे रहा हूँ, सिंपल सा है ये भी। The area bounded by y is equal to x cos x, x axis and x is equal to 0 and x is equal to pi। ये एरिया कितना होगा ये बताने का है। क्या करेंगे भाई? अमन सिंह, तुम्हारा रूट नंबर मुझे मिल गया था। क्या करें दिवाकर? यश शर्मा, विनीत, शुभम, यस सर। क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेट करेंगे।
कहाँ से कहाँ तक, कैसे और कैसे? π/2 के इंटरवल्स में इंटीग्रेट कर दो। π/2 के इंटरवल। मैं एक छोटी सी बात जो बता रहा हूँ वो आपको अगर समझ में आ जाए, कभी कभी जो है ज्यादा ज्ञान बांटने की कोशिश नहीं करनी है। आप बोलो आपने सिखाया था तो भाई आप पहले कर्व स्केच करो, फिर उसके बाद से चलो। हमें क्या मतलब है, आप सपोज करो मैं जो बात बता रहा हूँ उससे आप एग्री करते हो तो बताओ। अगर कोई कर्व ऐसे बना है, कोई कर्व ऐसे बना हो और उसको A to B इंटीग्रेट करना हो, तो हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? वो एक्स एक्सिस के ऊपर है कि नहीं, उसकी आकृति किसी भी तरीके की हो, उसका शेप किसी भी तरीके का हो, ये एरिया जो निकालना है तो हमें क्या करना है, ये करना है A to B fx dx। तो हमें तो एरिया के लिए सिर्फ इतनी बात देखनी है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो। पहली बात, मेरी बात ध्यान से सुनना, फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो। दूसरी बात, वो एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे है। तो आपने जो ट्रिक लगाई वो ट्रिक बिल्कुल सही थी कि सर देखो 0 से लेके π/2 तक अगर बात करें, 0 से लेके π/2 तक, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, जैसा भी कर्व बने, आड़ा तिरछा जैसा भी मर्जी बने, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा पॉजिटिव आएगा। जैसे आप π/2 से पाई की टर्म में चलोगे तो cos x हमारा क्या हो जाएगा, cos x बिकम्स नेगेटिव एंड x इज स्टिल पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव आएगा। बोलो कुछ नहीं करने की जरूरत, कोई कर्व स्केच मत करो क्योंकि ये बोर्ड का क्वेश्चन है नहीं, और बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है तो हम सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है। हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं, हम ज्योमेट्री यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा ऊपर कहाँ से कहाँ तक है, तो कौन कर्व स्केचिंग करने में इतना टाइम लगा है, तो आपने लिखा x cos x dx और फिर माइनस π/2 से लेके ये एक्स एक्सिस के नीचे होगा, इसलिए π/2 टू पाई इट इज x cos x। ये अब इंटीग्रेशन, तो आप बोलो इंटीग्रेशन साइड में निकाल लेंगे, इंडेफिनिटी लगती है, थोड़ी देर के लिए इसको x मान लेते हैं, x cos x dx। फर्स्ट फंक्शन ये, सेकंड फंक्शन ये, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी x, सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन sin x माइनस डेरिवेटिव ऑफ x, ये sin x dx, ये आपके पास आ गया, दैट इज x sin x प्लस cos x। ये उठा के आप पुट कर दो, बाकी तो कैलकुलेशन आप कर ही सकते हो, x sin x प्लस cos x। ये बोलो ये 0 से π/2 तक निकालेंगे और फिर माइनस कर देंगे x sin x प्लस cos x, और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक पुट होगी, π/2 टू पाई। बाकी कैलकुलेशन है वो आप कर सकते हो, निकाल सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कि भाई आपको ग्राफ ड्रॉ करना ना पड़े और आप एरिया निकाल दो मेरे लिए, तो एक और देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन है कि द एरिया बाउंडेड बाय y is equal to x square minus 4x cube and x axis। इस केस में भी आपने बोला कि अच्छा सर ये लिख लो आप ऐसे, y is equal to x into x square minus 4, या इसको लिख लो x into x minus 2 x minus x plus 2, ऐसे कट करेंगे। x क्यूब है, x क्यूब का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका मतलब ये ऊपर से आएगा, और इसका कर्व बनाए तो कुछ इस टाइप का कर्व अगर बनाना भी चाहे तो इस टाइप का बन जाएगा। सर बोलो ये ऐसे आएगा, पहले ये 2 को कट करेगा, फिर ये सॉरी बहुत दूर बना दिया, तो ये 2 को कट करेगा ऐसे, फिर ये ओरिजिन को कट करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, और फिर ये -2 को कट करके ऐसे चला जाएगा। एग्री करते हो? ये 0 ये 2, नहीं भी पता होता तो भी हमारे पास कहानी है कि बेबी कर्व से आप बता सकते थे कहाँ पे ये पॉजिटिव कहाँ पे नेगेटिव। एरिया निकालना है तो एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, एरिया इज -2 to 0, इट इज x क्यूब minus 4x cube dx प्लस सॉरी माइनस, क्योंकि x एक्सिस से नीचे है एरिया, माइनस 0 to 2, इट इज x क्यूब minus 4x cube dx।
इंटीग्रेशन आती है, इंटीग्रेट करोगे, लिमिट पुट करोगे और एरिया निकालोगे। ठीक है, सर वो 4x है। 4x² है, सॉरी यहाँ पे x² होगा, x³ हुआ तो फिर तो ये क्या इक्वेशन बनेगी, ये 4x² है, सॉरी 4x है तभी होगा, ठीक है, x² - 4, ये 4x है, यहाँ पे भी ये मिटा दो, यहाँ पे भी ये मिटा दो, यहाँ पे 4x लिख दो। ठीक है, ये अब फिर से एक दिमाग में बात आती है कि क्या हमेशा एरिया एक्स एक्सिस के अलोंग ही निकालेंगे? नहीं, एरिया एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं निकालेंगे। तो ये फोर्थ पार्ट हम करने जा रहे हैं कि एरिया विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा होता है? दैट इज वाई। तो बोले कब निकाले, कैसे निकाले, क्या निकालने की बात हो रही है। जैसे मान लो कि कोई कर्व ऐसा है और बार बार बात हो रही है कर्व की, तो एक कर्व कोई ऐसा है, सपोज करो ऐसा कर्व, और इस कर्व को हमें y = b to y = a इंटीग्रेट करना है। और कर्व जो है वो क्या है? x = fy है। ये फंक्शन है या नहीं? नहीं है। पक्का? हाँ। मैं कहता हूँ ये फंक्शन है। मेरी बात कितनी सही कितनी झूठी? ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फंक्शन नहीं है, लेकिन ये फंक्शन ऑफ y है। जैसे एक्स एक्सिस के लिए आप क्या करते थे? y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते थे। अगर ये फंक्शन ऑफ y है तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन खींच लो ये इसको 1 पॉइंट पे कट करेगी, इसलिए y की टर्म में ये फंक्शन है। हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन पढ़ते थे, इसलिए x के रिस्पेक्ट में हम ये सारा काम करते थे। ठीक, इंटीग्रेट हमें अभी भी इसके रिस्पेक्ट में करना है जिस एक्सिस के अलोंग हम चल रहे हैं। ये देखिए किस एक्सिस के अलोंग चल रहे हैं? y एक्सिस के। और हमेशा लिमिट जो है y एक्सिस पे नीचे से ऊपर की तरफ ले रहा है और x एक्सिस पे लेफ्ट टू राइट ले रहा है। अगर हमें ये एरिया निकालना है तो इस एरिया को निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दैट इज a to b f of y dy। ये फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। इस मामले को समझना है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैं बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, वहां से आपकी बात। सर इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि इसका जो ये फंक्शन है इसका इनवर्स निकले और फिर अगर उसको ना एक्स निकले एक्सिस के अलोंग ना कर दे, निकले तो क्या करोगे एफ ऑफ बच्चे? एक्स बना ले फिर इसको। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, तो वो निकल जाए एरिया की। मैं अभी लेता हूँ आपको ये मामला समझाता हूँ क्या है। मैं पहला केस ले रहा हूँ कि एरिया बाउंडेड बाय y = x², x = 0 एंड x = 2। इस एरिया का मतलब क्या? तो आप बोलो ये एरिया क्या है? y = x²। कैसा कर, कैसा पैराबोला? बोलो, अपवर्ड पैराबोला। ये अपवर्ड पैराबोला। और यहाँ पे ये 0 और 2 की बात हो रही है, इसका मतलब कौन सा एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं? ये हमारे पास 2 है। तो इस शेडेड रीजन को हम लिखेंगे दैट इज इक्वल टू एरिया 0 to 2 फंक्शन ऑफ x चाहिए x² dx। दूसरा पार्ट हम ले लेते हैं कि एरिया बाउंडेड बाय सेम इक्वेशन y = x²,
y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 2। ये किसको डिनोट कर रहा है? तो फिर से वही कर्व बनाया हमने, ये कर्व बना, यहाँ से हमने ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लॉट किया। ये कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? क्योंकि इस एरिया की बात कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस हो गया और एक y इज इक्वल टू 2 बना लेते हैं। ये 2 है। अब कौन से एरिया की बात आप कर रहे हो? ये पूरा और ये पूरा, ठीक है। पर एरिया में सिमेट्री काम करती है, तो आप बोलो कि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है। अब यहाँ पे जो एरिया ये निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, मैं लिख रहा हूँ जरा देखिएगा। लिमिट ली हमने कहा y एक्सिस पे 0 से लेके 2 तक, ये ले लिया हमने। और फिर हमने बोला कि भाई हमें चाहिए अब x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, तो हम निकाल रहे हैं दैट इज रूट y dy। ये बात किसी की समझ में आई? और इसका हमने ट्वाइस कर दिया क्योंकि इधर का भी एरिया चाहिए और इधर का भी एरिया चाहिए। क्या क्या बातें याद रखनी है? अगर y एक्सिस के लॉन्ग आप लोगे तो लिमिट आपकी होनी चाहिए क्या? लिमिट क्या होनी चाहिए? y एक्सिस के लॉन्ग अगर होगी तो फंक्शन ऑफ y होना चाहिए। तो आप यहाँ से आपने क्या किया, x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y निकाला, वही चीज ये लिखी हुई थी। तो आपने निकाला x इज इक्वल टू अंडर रूट y आ जाएगा। आप इसको इंटीग्रेट करोगे। तो यहाँ पे पंगा ये था, जैसे x एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव होता था, तो y एक्सिस के लॉन्ग लोगे, अगर y एक्सिस के लॉन्ग लोगे तो इधर का एरिया पॉजिटिव एरिया, ये दोनों एरिया क्या है? पॉजिटिव एरिया। और इधर अगर कोई आएगा तो क्या आएगा? वो नेगेटिव एरिया, ठीक है। अब नेगेटिव एरिया आएगा तो y एक्सिस के अलोंग ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि देखो x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन खींचते हैं तो 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो हमने क्या किया, सिमेट्री यूज कर लिया। हमने बोला ये एरिया जितना होगा उतना ही एरिया ये होगा, तो इसका निकाल के डबल कर दो, आपका ये एरिया आ गया। ये चीज क्लियर होगा? लेकिन फिर मोहित वाली बात जो है वो दिमाग में आ रही है। मोहित ने बोला कि सर इनवर्स इनवर्स निकाले, ऐसे नहीं निकाल सकते। तो इनवर्स के चक्कर में तो बच्चे पढ़ना नहीं। हाँ, एक दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन वो बड़ा होगा, वो बेवकूफ़ी भरा होगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि भाई हम ऐसे भी कर सकते हैं। हमें ये एरिया निकालना था, हमारे दिमाग में आ गया, जैसे ये ग्राफ हमने बनाया। ये हमें एरिया निकालना था। एक बात तो हमारी पक्की है, ये वाला एरिया अगर निकल जाए तो उसका हम डबल कर लेंगे। ये ऐसे इसको कट कर रहा है। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हो। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? y की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू क्या होगी? √2। ये बेसिकली क्या है? √2 and 2। कोई दिक्कत नहीं। आप बोलो सर x एक्सिस के लॉन्ग ही निकाल लेते हैं, क्या जाते हैं? यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आपने बोला ये वाला जो शेडेड एरिया है ये निकालने के लिए आप छोटा सा काम करो। ये आपके पास जो आया वो √2 आया, और ये हाइट जो है वो आपके पास 2 है। तो ये वाला एरिया निकालने के लिए आप क्या करो, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी हो गई? √2। हाइट कितनी हो गई? 2। तो 2 इंटू √2 लिख लो, माइनस उसमें से आप माइनस ये वाला एरिया कर दो। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया माइनस कर दो, ये वाला एरिया माइनस कर दो, ये वाला एरिया माइनस कर दो। तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम? माइनस 0 टू √2। अरे क्या हो गया इसको? जसपर भारद्वाज, जसपर, ये वाला एरिया हम जो है वो टोटल में से माइनस करते, तो ये 0 से √2 फंक्शन ऑफ x चाहिए, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग आप ले रहे हो। 0 टू सॉरी सर, वो गलती से अनम्यूट हो गया। अच्छा, तुम पढ़ाई कर रहे हो कि गाना गा रहे हो? पढ़ भी रहे हो, गाना भी चल रहा है साइड में, ये तो भी हो सकता है।
गाने बजा दिए और फोन रख दिया साइड में। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। हाँ बोलो जसपुर। मुझे गाना नहीं चल रहा था, वो हम ही गा रहे थे थोड़ा सा। चल यहाँ देख, पढ़ाई कर, शैतानी छोड़ दे, कॉलेज जाने वाला है, वहाँ ये सब जितनी मस्ती करनी वो भी करते रहना। तो ये एरिया आप निकाल सकते हो, इस रेक्टेंगल का एरिया माइनस ये रेड वाला जो शेडेड पोर्शन है वो आप निकाल दो, तो ये बीच का एरिया आ जाएगा। और इस पूरे एरिया का क्या करोगे आप, ट्वाइस कर दोगे तो वो एरिया निकल जाएगा। एक तरीका आपका ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। मैं एक 15-20 क्वेश्चन का एक डीबीपी भेज रहा हूँ, उसके सारे क्वेश्चन कर लीजिए। एनसीईआरटी के आप पहले एक्सरसाइज कर सकते हैं। कल जो है वो एरिया बिटवीन टू कर्व्स ये हम स्टार्ट करेंगे, और संडे तक हमारा एरिया जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं फिर।